वेलकम बैक। दिनेश शर्मा इज़ वंस अगेन हेयर विद यू इन फिजिक्स की बात। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस नंबर 24 ऑनवर्ड्स। सो आप मेरे साथ साथ करेंगे आज भी, रेडी हैं आप? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन 1 to 23 कंप्लीट कर लिए हैं। एम आई राइट? आई होप आपने कर लिए हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात और कर लेते हैं कि कल इस मेल पे एक क्वेरी था, है ना? आप भी कोई क्वेरीज हों तो यू कैन मेल। तो क्वेरी क्या था कि हमें एनसीईआरटी के जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं 25th ऑनवर्ड्स, क्या उनके पीछे पीछे यानी अप टू 24th करने से ही काफ़ी रहेगा, एडिशनल करें या ना करें? So my suggestion is that you must do all the questions, solved और unsolved सारे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी के बिल्कुल ढंग से लिखने हैं, करने हैं। उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। उसका कारण पता क्या है? कारण यह है कि पहली बात तो ये कि आप में जब क्वेश्चन को सॉल्व करने से जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ना, उसका कोई मैच नहीं है, है ना? आपको खूब आनंद आएगा। दूसरी बात क्या है कि आप बोर्ड्स के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, है ना? आपको कुछ भी फिर एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप बोर्ड्स के लिए विद फुल कॉन्फिडेंस जाएंगे आप। और तीसरी बात ये है कि जब आप कोई एग्जामिनेशन में बैठेंगे, चाहे वो जेई है, चाहे वो नीट है या और डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं, आप वहाँ पर हो सकता है, और ऐसा हुआ है पिछले सालों के पेपर देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एज इट इज़ वहाँ पर एग्जाम में पूछे गए हैं, एज इट इज़, बिना स्टेटमेंट चेंज किए, राइट? और आपको आंसर याद हो फिर तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। आपने यदि 2-3 बार क्वेश्चंस किए हो ना, तो आपको आंसर एकदम याद भी हो जाते हैं। और इन क्वेश्चन से इंस्पायर्ड क्वेश्चन तो इनसे तो पेपर भरे पड़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एनसीईआरटी किया मतलब बढ़िया काम हो गया। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 24। तो आप अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए, एनसीईआरटी बुक्स निकाल लीजिए एंड ओपन द बुक्स एट क्वेश्चन नंबर 24। सॉरी, रेडी? स्टार्ट किया जाए? ओके। क्वेश्चन 24 इज दैट वी आर हैविंग 2 प्लेट्स, दीज आर पैरेलल प्लेट्स। तो मैंने ऐसे रखा है इनको, जिनके इनर सरफेस के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज गिवन कि ये इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर की है। तो ये हुई प्लस सिग्मा, तो ये होगी माइनस सिग्मा, और इसका वैल्यू दिया है आपको। Sigma is given to be 17.0 into 10 raised power minus 22 and unit क्या होंगे? Surface charge density. This is charge per unit area, coulomb per meter square. ये दिया है आपको, और दोनों के ऊपर चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फील्ड हेयर, हेयर एंड हेयर। तो इन तीनों रीजन में नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 बताइए जी यहाँ पे फील्ड कितनी हुई। हम रिकॉल कर रहे हैं कि पहले बात करते हैं यहाँ की। नंबर 1 के लिए, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट फील्ड विल बी आउटवर्ड, नेगेटिव प्लेट फील्ड विल इनवर्ड, दोनों सेम है तो नेट फील्ड विल कैंसिल ईच अदर। और वैसे देखा जाए तो फील्ड कितनी होगी ये? ड्यू टू फर्स्ट प्लेट फील्ड विल बी, दिस इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टू दिस, एंड ये कितनी होगी? तो दिस इज माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफैक्ट इट इज प्लस एंड दिस इज माइनस, क्योंकि माइनस है तो मैं इसको सीधा माइनस लिख रहा हूँ। तो दोनों इक्वल है तो जीरो हो गया, तो नेट फील्ड इज जीरो। एंड ड्यू टू द सेम रीजन यहाँ भी फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि ड्यू टू नेगेटिव प्लेट दिस विल बी इनवर्ड, पॉजिटिव आउटवर्ड, दोनों बराबर, तो फील्ड जीरो। यानी रीजन नंबर 1 में और रीजन नंबर 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इज इट क्लियर? समझा गया आपको ना ये? ओके। अच्छा, आप मुझे बताएंगे इसका फार्मूला कुछ था बीच वाले के लिए? याद करिए, कुछ फार्मूला था कोई? व्हाट द फार्मूला वाज? E वाज इक्वल टू, अब यहाँ पे हुआ क्या? ड्यू टू पॉजिटिव कहाँ को? राइट को। लेफ्ट में कहाँ को होगी बताइए? इट विल बी अगेन इनवर्ड ना, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कर दिया आपने ऐड करिए, हाफ प्लस हाफ इज 1, ये बन गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन गया जी फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ का हुआ? टुवर्ड्स राइट। इज इट क्लियर? अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। आपसे पूछा है कि ये बीच वाले रीजन में इस जगह पे व्हाट इज फील्ड, बताइए। तो ई कितना हो गया? दिस इज सिग्मा। हाउ मच इज सिग्मा? 17.0 10 पावर माइनस 22 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है? 8.854 10 पावर माइनस 12। और यूनिट्स क्या होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के? याद आ गए? वेरी गुड, न्यूटन पर कूलम। तो इसको कर लेते हैं जी। दिस इज 17.0 इन 10 पावर माइनस 22, और
1/ε0, इसका वैल्यू याद आ गया आपको, 1.129 इंटू 1.129 10⁻11, और ये सारा हो गया इतना न्यूटन पर कूलम। तो इसको सॉल्व कर लें, 79 ज़ा this is after 5 places, 4 places. This is 1.91 into 10⁻11, 1.92 कर लेते हैं इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। और ये तो हो गया साइंटिफिक नोटेशन में, और इसको यदि जैसे एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया हुआ है वैसे किया जाए तो दिस इज 19.2 इंटू 10⁻, दिस विल बी 10 और 10, it is -10 or +10, this is -10 न्यूटन पर कूलम। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ना ये चीज़ थोड़ा मिस कर दिया आंसर में, तो मे भी आंसर मिस हो गया है। और यदि क्योंकि वहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 19.2 न्यूटन पर कूलम, ये तभी पॉसिबल है यदि यहाँ पर -22 की जगह 12 होता, तो 12 -12 +1 इट शुड बी -1, और एडजस्ट करके वो ख़त्म हो जाता वो। लेकिन जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर -10 ही आना चाहिए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। इज इट क्लियर? सो नाउ इन क्वेश्चन 25 दिस इज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट सेटअप, और उसमें एक ऑयल का ड्रॉप है जिसमें 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑब्वियसली इसके ऊपर तो चार्ज कितना हो गया ड्रॉप के ऊपर, तो ये चार्ज हो गया Q इज N पड़ा था चार्ज क्वांटाइजेशन से, तो यहाँ पर इस ऑयल ड्रॉप पे चार्ज हो गया 12 टाइम्स E मुझे पता हो यदि 1.610 पावर -19, सो दैट कम्स आउट टू बी 12 into this, so you will work out that how much charge is there, this much coulomb charge is there on this oil drop, this is net negative charge। ठीक, और क्वेश्चन ये है कि ये ड्रॉप स्टेशनरी है। अब स्टेशनरी कब होगी? जब फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, है बात की नहीं? कोई चीज़ नीचे आएगी नहीं तो ड्यू टू ग्रेविटी, तो स्टेशनरी है तो ऑब्वियसली फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो पहले पता करें कि यहाँ फोर्सेस हैं कौन कौन सी। तो ऑयल ड्रॉप का कुछ मास तो होगा कि नहीं होगा? मास तो होगा, और मास के कारण जो उसका वेट होगा दैट इज mg, वो तो वर्टिकल डाउनवर्ड ही होगा। अब क्वेश्चन है कि इस वेट को जो डाउनवर्ड है एक्ट कर रहा है, इसको कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है? सो देयर मस्ट बी सम फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और वो कौन सा फोर्स होगा? दैट शुड बी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कितना होगा? दिस इज Q टाइम्स E। आपको Q भी पता लग गया और E आपको दिया है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो मास्टर इक्वेशन बनेगी वो mg को QE के साथ आपने इक्वेट करना है। mg शुड बी इक्वल टू QE, ये इक्वेशन, सॉरी QE, ये इक्वेशन बना यहाँ पर, राइट? वेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन एक बात फिर यहाँ पर रहेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ को होगा? यदि तो होता ये पॉजिटिव चार्ज, तो क्या पढ़ा आपने? पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए ये ऑपोजिट रहता है। दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड यदि डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी तभी पॉसिबल है कि QE ये अपवर्ड होगा, फोर्स विल बी अपवर्ड बिकॉज चार्ज इज नेगेटिव। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, आप देख रहे हैं बुक में, कि यू आर टू फाइंड द रेडियस, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ दिस ड्रॉप। कि ड्रॉप कितनी बड़ी होगी, उसका रेडियस का डिपेंडेंस किन किन क्वांटिटीज़ पे होगा। तो लेट अस ट्राई टू गेट ए रिलेशनशिप एंड देयर आफ्टर हम आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन में हमने ये क्लियर कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स वो कितना हो गया? दैट इज QE, और QE कितना होता है अभी पढ़ा हमने? NE, चार्ज क्वांटाइजेशन से इनटू E, एंड व्हाट इज द वेट? तो वेट इज mg। अच्छा, मास क्या होता है? मास तो दिया नहीं हमें यहाँ पर, हमें कैसे, हम तो डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी का डेफिनेशन क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया? V टाइम रो, तो मास होता है V रो, तो दिस इज V इंटू रो, आगे G है तो V रो G बन गया। वॉल्यूम किसका? इस ड्रॉप का वॉल्यूम। क्या हमसे वॉल्यूम पूछा है? नहीं, हमें रेडियस पूछा है। तो क्या आप इसका रेडियस लिख पाएंगे? यस, वॉल्यूम स्फेरिकल बॉडी का कितना होता है? दिस इज 4/3 पाई r क्यूब, ये बन गया वॉल्यूम, ये रो और ये G।
वेयर आर इज द रेडियस। तो अब हमारा क्वेश्चन को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई। क्या मिली कि इस ड्रॉप पे दो फोर्स थे, अपवर्ड फोर्स और ये डाउनवर्ड फोर्स। ये फोर्स कौन है ऊपर, दिस इज NEE, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा था, दिस वाज वेट, दिस इज 4/3 पाई r क्यूब V रो और G, V रो G। हमें पता करना कि R कितना है, तो पहले तो R क्यूब निकाल लीजिए, 3 goes in numerator, this is 3 times NEE divided by this is 4 pi rho G, ये हो गया R क्यूब। तो R कितना हो गया फिर, दिस इज 3NEE divided by 4 pi rho G and power is 1/3। तो अब क्या देख रहे हैं, रेडियस का डिपेंडेंस कैसे कैसे हो रहा है, इन सभी की पावर 1/3 है, इन सभी का 1/3 और इन सभी का -1/3। तो डेंसिटी के साथ वेरिएशन कितना हुआ, -1/3 का, क्योंकि इट इज़ इन द डिनोमिनेटर। तो एक तो आपको यहाँ से आइडिया हो रहा है कि जो रेडियस है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, किसको बढ़ाने से रेडियस बढ़ेगा और किसको बढ़ाने से रेडियस कम होगा। यू कैन सी, है ना। ऑब्वियसली डेंसिटी आप बढ़ा देंगे तो ड्रॉप आपकी ज़्यादा हैवी बन जाएगी, तो उसका फिर सपोर्ट के लिए आपको रेडियस कम छोटा ड्रॉप लेना पड़ेगा आपको, इसका मतलब ये हुआ। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल जाना चाहिए। देख लो कोई वैल्यू आपको क्लियर नहीं है तो कैन यू वर्क आउट। तो R कितना हो गया, तो R कम्स आउट टू बी 3N। नंबर इज गिवन, हाउ मेनी ड्रॉप्स आर देयर, 12 ड्रॉप्स, सॉरी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर देयर, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, तो इलेक्ट्रॉन 12 थे इस ड्रॉप के ऊपर, 12 हो गया। E तो 1.6 10 पावर -19 हो गया, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सारा चाहिए SI में, बिल्कुल SI में है ये, 2.55 इंटू 10 रेज़ पावर 4, पावर तो चलो 1/3 लिख लेंगे हम, दिस पावर इज़ 1/3। नीचे आते हैं, डिवाइडेड बाय 4, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रो इज़ गिवन 1.26, पर ये थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वो था CGS में, इसको SI में, तो इंटू 10 पावर 3 करना पड़ेगा, अभी SI में हो गया। इंटू क्या था कि G, तो G है 9.81 लेना है आपने, क्योंकि आपको यही बोला है क्वेश्चन में लेने के लिए, तो दिस इज इंटू 9.81, राइट। एंड इफ आई रेफर टू द NCERT बुक, इस आंसर कम्स आउट टू बी 9.81 10 रेज़ पावर -4 मिलीमीटर, राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन यहाँ पर आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी, वो चीज़ थी कि डिपेंडेंस किस तरह से है। जब हमने रेडियस को एस्टिमेट किया तो वी मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया कि रेडियस किन किन बातों पे डिपेंड किया, किस चीज़ को, किस फैक्टर को, E को बढ़ाया, N को बढ़ाया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, दैट यू कैन क्लियरली सी एंड ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ कि वो डिपेंडेंस जो देखा आपने रेडियस का रिलेशन, उसको ज़रा बॉक्स में डाल लीजिएगा एंड ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ रहा है कि इसको बढ़ाकर रेडियस घट रहा है या बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 26 इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे 5 केस इसके पार्ट्स हैं एंड हर केस में एक डायग्राम दिया है। जैसे फर्स्ट पार्ट का डायग्राम कुछ ऐसा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता रखी है बिकॉज चार्ज इज़ पॉजिटिव। तो मुझे बताइए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या जो बुक में वर्ड यूज़ किया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, दोनों का मतलब एक ही है ना, उनका डायरेक्शन क्या होगा बताएंगे आप? इनवर्ड और आउटवर्ड? व्हाट यू से? यस, पॉजिटिव चार्ज है, इट शुड बी आउटवर्ड। और कैसा होना चाहिए? हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि ये सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल चाहिए, यहाँ से ऐसा, है ना, यानी सरफेस के नॉर्मल, ये बिल्कुल सही है। आप इसको ऐसा करेंगे गलत हो गया। तो यहाँ पर जो दिया है कहीं पर ऐसा लिखा है, कहीं पर ऐसा लिखा है, कहीं पर ऐसा लिखा है। आप मुझे बताइए कि क्या ये फील्ड लाइंस पॉसिबल हैं इस तरह की? फर्स्ट पैरामीटर तो ये था कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन शुड गो आउटवर्ड, जा रही हैं, बिल्कुल आउटवर्ड जा रही हैं। फर्स्ट पैरामीटर तो पास हो गया। सेकंड पैरामीटर प्रॉपर्टीज़ बढ़ी ना, आपने उन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ चेक करना है। एक भी फेल हो गया दैट मीन दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल। सेकंड केस है कि फील्ड लाइन शुड बी नॉर्मल टू सरफेस। क्या ये नॉर्मल है? इस सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, क्या नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ नॉर्मल है? कहीं कहीं हो सकता है हो, लेकिन ऑन द एवरेज क्या देख रहे हैं आप? ये फील्ड लाइन्स पॉसिबल नहीं हैं। तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स आर नॉट नॉर्मल टू सरफेस। तो हमें क्या लिखना है कि दिस केस इज नॉट पॉसिबल। इज इट राइट?
और इसके सेकेंड पार्ट को देखिए, वहाँ पे क्या दिया है, हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अगेन पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव। और फील्ड लाइंस कैसी आ रही हैं, तो ये नीचे की तरफ ही आ रही हैं सभी की, है ना। चलो मैं सिम्बॉलिकली दो दो दिखा देता हूँ, आप अपनी बुक देखिए, वहाँ पर कुछ ज़्यादा भी शो की हुई है, राइट। अब सोचिए कि यहाँ पे क्या गलत है, आप अपने कंपेयर करिए अपनी प्रॉपर्टी के साथ कि क्या गलत हो रहा है, यहाँ पर कुछ गलत है या सब ठीक है। और यहाँ से ये आगे और ये आगे, और यहाँ आपका क्वेश्चन में यही दिया हुआ कि यहाँ से दे आर ऑल्सो गोइंग आउटवर्ड। ओके, तो ये तो फर्स्ट दे शुड गो आउटवर्ड, राइट। सेकंड पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव में इनवर्ड, बिल्कुल सही। ये पॉजिटिव में इनवर्ड आ रही हैं फील्ड लाइंस, नॉट पॉसिबल, गलत हो गया। ठीक, ये तो ठीक है कि जा रही हैं बाहर की तरफ, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइंस टर्मिनेट नहीं कर सकती। और यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव में फिर से कर रही हैं टर्मिनेट, ये भी गलत हो गया। यहाँ फिर से कर रही हैं, तो यहाँ तो सारा गलत हो गया, तो है ना। पॉजिटिव चार्ज में ये फील्ड लाइंस टर्मिनेट बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। दे विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था। अब सोचिए इस थर्ड पार्ट में क्या गलती है, वन पॉजिटिव चार्ज, वन मोर पॉजिटिव चार्ज, और जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ ऐसे निकल रही हैं, यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल निकल रही हैं, देख रहे हैं आप, राइट। कुछ इस तरह से जा रही हैं, यहाँ से भी आगे इनको भेज देते हैं, यहाँ से भेज देते हैं, और यहाँ से भी कुछ ऐसे जा रही हैं। तो इन पर कुछ वो प्रेशर पड़ रहा होगा इस प्लेन के ऊपर, जिसको अपने लेटरल प्रेशर कहा था, इसलिए यहाँ को वापस आ रही होंगी। तो बताइए इस डायग्राम में क्या गलती है, कोई गलती, कोई मिली गलती कोई? यस, यू आर राइट, कोई गलती नहीं है। पॉजिटिव से कुछ ऐसा ही डायग्राम बनता है, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हों तो लेटरल प्रेशर भी बनता है, बल्कि इस रीजन में। दिस इज ऑल राइट। सो दिस इज द डायग्राम फॉर आवर फोर्थ पार्ट, एंड यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे क्या गलतियाँ हैं। कुछ गलतियाँ मिली कि बिल्कुल ठीक है ये, व्हाट यू से? हाँ, करिए कंपेयर प्रॉपर्टी से। यस, नंबर वन प्रॉपर्टी पॉजिटिव से आउटवर्ड, लेकिन इस पॉजिटिव पे इनवर्ड, नॉट पॉसिबल। तो और इस पॉजिटिव से आउटवर्ड, लेकिन यहाँ इनवर्ड। तो एक तो ये होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस दे आर टर्मिनेटिंग एट द पॉजिटिव चार्ज, एक गलती। दूसरी गलती आप देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर दे आर इंटरसेक्टिंग। सो यू नो इट वेल दैट व्हेन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन such thing happens, so when two electrostatic field line intersect, then at the point of intersection there will be two tangents, one tangent and second tangent. That means two directions of electric field at the same point, which is never possible. तो electrostatic field lines तो कभी इस तरह से इस तरह से इस तरह से इंटरसेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और कुछ जगह तो ये नॉर्मल भी नहीं है सरफेस के। तो ये डायग्राम तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपको आइडिया हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करने से आप गलतियाँ निकाल पा रहे हैं, और अब में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। जब आप इसकी गलतियाँ निकाल रहे हैं ना, तो आई कैन सी योर स्माइल्स आल्सो। और लास्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है, वहाँ पे क्या दिया है कि दिस इज़ वन पॉजिटिव चार्ज सरफेस है कोई, ऑब्वियसली यहाँ पे फील्ड लाइन ने बाहर कोई शो की है सब जगह। अब देख लीजिए कि वो लाइंस नॉर्मल हैं कि नहीं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ शो करिए इनवर्ड्स, इनवर्ड इसलिए कि ये जो सरफेस होगा ऑब्वियसली ये नेगेटिवली चार्ज होगा, ओके। लेकिन जो बीच का रीजन है वहाँ पर एक ऐसा देख रहे हैं कुछ आप, है ना, कुछ ऐसे बने हुए हैं। तो यहाँ पे गलती है कि ऑल इज वेल, यस। तो गलती यहीं पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कभी भी क्लोज लूप नहीं बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्लोज लूप बन जाते हैं, है ना। इसका मतलब हुआ कि ये तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई वहीं पर टर्मिनेट हो गई, नॉट पॉसिबल। जैसे पॉजिटिव से गई वही मिल गई, तो हो ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पर दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्लोज लूप नहीं बन सकते। तो ये डायग्राम भी बिल्कुल गलत है। इज इट क्लियर? And now in question number 27, the question is that in a certain region of space, the electric field is along z-axis. That means क्या ऐसा कहा जाए कि यदि हम इस एक्सिस को z मान लेते हैं, मान लीजिए z एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है, तो ये हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस, इज इट। और ये जो z एक्सिस की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वेरी कर रही है यहाँ पर, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म नहीं है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। और ये z एक्सिस पे जिस रेट से बढ़ रही है, दैट रेट इज
10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। यानी हर 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड 10⁵ न्यूटन पर कूलम बढ़ जाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। और आगे पूछा आपसे ये है कि अब इस पे आपने एक डाइपोल रखा सच दैट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स नेगेटिव z एक्सिस। अब डाइपोल कैसे रख सकते हैं यहाँ पर, या तो -q ऊपर +q नीचे को होगा। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन याद करिए कहाँ को होता है। यस प्लीज, यस यू राइट, दिस इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यहाँ भी यही कहा है कि इसका डायरेक्शन नेगेटिव z एक्सिस की ओर है, तो ये हुआ -z एक्सिस मान लीजिए। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ को तभी पॉसिबल है यदि एक चार्ज यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर, इसका वैल्यू -q है, इसका वैल्यू +q है। क्योंकि -q से +q, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन किसका, डाइपोल मोमेंट का। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। सोचिए कि यदि डाइपोल मोमेंट उल्टा रखते, हम +q रखते और यहाँ -q रखते, तो इसका डायरेक्शन तो ठीक है ऐसे था, लेकिन इफ इट वाज -q एंड +q लाइक दिस, तो डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ को होता। इज इट? तो डाइपोल मोमेंट में चार्ज की प्लेसमेंट से ही डायरेक्शन सेट हो रहा है ना। तो ये क्वेश्चन है कि किसी रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है z एक्सिस की ओर इस डेटा के अकॉर्डिंग, और डाइपोल मोमेंट है नीचे की तरफ, राइट। उसका वैल्यू दिया है 10⁻⁷। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 10⁻⁷ कूलम मीटर, राइट। और साथ में ये भी लिख लेते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या हुआ, तो टुवर्ड्स द नेगेटिव z एक्सिस को लिखते हैं k, तो ये बन गया हमारा k, ये तो हुआ पॉजिटिव, तो आगे लगा दिया माइनस, तो अब हो गया ये नेगेटिव z एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन हो गया। अच्छा, अब एक बात और देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है सिर्फ z एक्सिस की, और ये x में और y में नहीं बढ़ रही है। तो अब यहाँ बात करेंगे डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव की। व्हाट इज डेरिवेटिव एंड व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव, जरा इसके बीच में फर्क समझिए। डेरिवेटिव एंड नंबर 2 इज पार्शियल डेरिवेटिव। जब कोई एक क्वांटिटी किसी स्पेस में जैसे x, y और z तीनों के साथ वेरी कर रही हो, तो उसको लिखना चाहिए हमें, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो dEy/dx, dEy/dy, dEy/dz। दैट मीन्स ये चीज़ ये बता रही है कि तीनों तरफ x, y, z में इसका वेरिएशन हो रहा है। लेकिन जब वेरिएशन सिर्फ एक तरफ हो रहा हो और बाकी कांस्टेंट रहे, बाकी तरफ को वो फील्ड, वो क्वांटिटी वेरी ना करे, तो उसे बोलते हैं पार्शियल चेंज हो रहा है वो, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं, ये करली बोलते हैं इसको, करली E/करली x, ये d थोड़ा सा राउंड करके, दैट मीन्स दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू x। यानी x एक्सिस के अलॉन्ग डेरिवेटिव क्या वैल्यू आ रहा है बताइए। हमारा इस केस में फील्ड कहाँ बढ़ रहा है, टुवर्ड्स z एक्सिस, तो क्या ये अलॉन्ग x एक्सिस बढ़ रहा है? इज दिस वैल्यू एग्जिस्टिंग और जीरो है? ये वैल्यू जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि x एक्सिस के साथ आगे जाने से इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। डेरिवेटिव मीन हाउ इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्योंकि x तो यहाँ पर उस तरफ वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है। ऑन द सेम लाइन्स y भी जीरो होगा, लेकिन z जो होगा दैट विल बी समथिंग, तो z की तरफ तो ये वैल्यू बढ़ रही है, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बाकी सारी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ओके, तो क्या मैं ऐसा लिखूं, मैंने वहाँ लिख के रखा ऑलरेडी कि ये जो लिखा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग अलोंग z एक्सिस विद दिस रेट, तो दैट मीन partial derivative of electric field along z axis only, and this is 10⁵. This is Newton per coulomb, this is per meter. With every meter this is a change in electric field. ये बात भी हो गई। अब क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, यहाँ पर आपने देखा आपने कि नंबर 1 इस डाइपोल सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स लगा और इस पर कितना टॉर्क लगा। दो चीज़ निकालनी है आपने, कितना फोर्स और कितना टॉर्क। टॉर्क तो आपको दिख रहा है सामने, यदि मैं सेकंड पार्ट को पहले कर लेता हूं तो आपको टॉर्क दिख रहा है इस डाइपोल सिस्टम के ऊपर, जहां ये -q और ये +q है ना। वेयर इज डाइपोल मोमेंट? डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को वेरी कर रही है? ऊपर को। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन E एंड P? एंगल इज 180 डिग्री। तो टॉर्क क्या होता है? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यू नो इट वेल, याद आ गया? आगे बोलिए,
PE साइन ऑफ 180 साइन 180 0, दैट मीन टॉर्क इज 0। तो इस सिस्टम के ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है। तो ये बात तो होगी सेकंड पार्ट की। अब फर्स्ट पार्ट पूछा गया है कि बताइए कि यहाँ पर फोर्स कितना लगा। अब फोर्स की बात करें जरा। हमें पहली समस्या तो ये आ गई कि फोर्स का तो फार्मूला पढ़ा था कूलॉम्स लॉ, एक पढ़ा था QE, ये तो पढ़ा नहीं हमने कुछ भी नहीं। तो लेट मी रब इट नाउ। फोर्स कैसे निकाली जाए? तो फोर्स क्या होती है? फोर्स इज इक्वल टू QE, ये पढ़ा है फार्मूला। यहाँ तो P और E दिया हुआ है, तो हाउ टू फाइंड द फोर्स इन टर्म्स ऑफ P एंड E? दिस इज चैलेंज नाउ। एक काम करते हैं, E तो चलो हमें दिया हुआ है, चार्ज नहीं दिया, तो चार्ज क्या दिया हुआ है? डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, यू कैन सी। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस। इधर चार्ज, ये है ना डायपोल हमारा, माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डायपोल लेंथ, दैट मीन लेंथ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लेंथ के साथ, लेंथ A लिख लूँ, तो ऐसे तो मैं कर नहीं सकता, तो मुझे साथ में A से डिवाइड भी करना पड़ रहा है। तो मैंने इस इक्वेशन को A से मल्टीप्लाई A से डिवाइड कर दिया। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये तो बन जाएगा डायपोल मोमेंट, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय लेंथ, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बाय लेंथ। तो ये बन गया हमारा एक वेरिएशन है ओनली अलॉन्ग z एक्सिस, दिस कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय, देखिए बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पर लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट बन गया, और यहाँ पर बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अलॉन्ग z एक्सिस। तो हमारे पास ये रिलेशन बिल्कुल तैयार है कि फोर्स कितना हुआ। तो फोर्स हेयर इज इक्वल टू, यस प्लीज, दिस इज P एंड दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। तो वैल्यू दी है, पुट करिए, आंसर निकल जाना चाहिए। तो ये आगे हमारा P इज कमिंग आउट टू बी 10 पावर 7 था, -7 था ये, दिस वॉज -7 आई थिंक, -7। तो आगे माइनस साइन भी है आगे, ये मल्टीप्लाइड बाय दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 raised power 5. So this is minus 10 raised power -2 Newton, right? So this much is the force. So the idea was easy, लेकिन आपको दो नए कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में समझ आए। And one more equation for force can be here for your reference. Force is now P into E by X. Is it? If it is along x-axis, this is Px. Partial derivative along x-axis, this is Py, partial derivative along y-axis, and plus Pz, this is into partial derivative of E along z-axis. हमारे इस केस में ये भी 0 था और ये भी 0 था, सिर्फ यही एग्जिस्ट कर रहा था। तो दिस इज वन मोर इक्वेशन फॉर कूलम्स फोर्स। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन भी एक सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में वी आर हैविंग सम सरफेस जिसके बीच में कैविटी है, यहाँ पे दिस इज से फील्ड, राइट, इसमें मेटल है यहाँ पर और बीच में कैविटी है। क्वेश्चन इज दैट इफ Q चार्ज इज गिवन टू दिस सरफेस, व्हाट हैपन्स विद दिस Q चार्ज? ये चार्ज कहाँ जाता है? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तो अंदर कैविटी है, यहाँ तो कोई स्पेस है नहीं। यदि आप यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस रखते हैं इस बिल्कुल इसके साथ बनाकर, तो उसके अंदर तो कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं है, और चार्ज एनक्लोज नहीं है तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स इज दिस, तो चार्ज इज 0, दैट मीन नो फील्ड इज देयर। तो यहाँ पर अंदर वाले पार्ट में तो फील्ड 0 है, तो वो चार्ज कहाँ गया फिर? सो दैट चार्ज अपेयर ऑन द आउटर सरफेस। तो ये चार्ज सारा बाहर चला जाता है ना। कंडक्टर की स्पेशलिटी पता है हमें कि दिस चार्ज शिफ्ट्स टू द आउटर सरफेस। सेकेंड पार्ट में इसमें इनोवेशन कर रहे हैं। इनोवेशन ये कर रहे हैं कि सेम कंडक्टर इज देयर, बीच में जो कैविटी थी यहाँ चार्ज पहले प्लस क्यू था, और हमने अब इसके अंदर एक चार्ज बॉडी रख दी, कोई चार्ज रख दिया प्लस क्यू। तो क्या ये चार्ज भी ऊपर जाएगा? सोचने की बात है। देखिए यहाँ पर हमने रखा है प्लस क्यू, तो ऑब्वियसली ये चार्ज क्या करेगा? इस वाले स्फेयर पे कुछ उसको प्रभावित करने की कोशिश करेगा, और नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो इसकी तरफ, यानी ये प्लस क्यू है तो बाय इंडक्शन ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डलेगा, राइट। तो इस स्फेयर में क्योंकि ये रहना कैसे है इसको? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। यदि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज अपेयर हुए हैं तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज अपेयर होना पड़ेगा, है ना। दैट मीन्स जब भी इंडक्शन होगा ना, तो यदि नेगेटिव चार्ज यहाँ जा रहे हैं तो पॉजिटिव आर शिफ्ट टू अदर साइड। तो इसने इनको खींचा नेगेटिव को,
तो एज ए होल प्लस क्यू माइनस क्यू कितना हो गया, 0, दैट मीन नो चार्ज इज हियर। तो यदि यहाँ पर गॉसियन सरफेस रखा जाए तो उसके अंदर भी फील्ड 0 आएगी। क्यों 0 आएगी, इज इट क्लियर? क्योंकि इस पॉजिटिव ने यहाँ से नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर बाय इंडक्शन अट्रैक्ट कर लिया है, और चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग वो प्लस क्यू चार्ज ऊपर शिफ्ट हो गया है। दैट मीन सीधी सी बात है कि कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखेंगे तो वो चार्ज यहाँ जाके अपेयर हो जाता है। टोटल चार्ज ऑन द सरफेस विल बी क्यू प्लस क्यू, इज इट? और एक थर्ड पार्ट पूछ रखा है इस क्वेश्चन में ही कि इस सिस्टम को हम नाम देते हैं, आपकी जानकारी के लिए, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब ये हुआ कि जब भी कोई एक्सेस चार्ज कहीं पे होता है तो दैट शिफ्ट टू आउटर सरफेस। तो क्या जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको सेफ करने के लिए क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं? यस। आप किसी कार में बैठे हैं ना, तो कार क्या है, कार जस्ट लाइक हॉलो कैविटी। आप अंदर बैठे हैं और बाहर कोई लाइटनिंग होती है तो चार्जेस बाहर चले जाते हैं, वो तो एक्सेस चार्जेस गिवन दे रिजाइड ऑन द सरफेस। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। दैट मीन्स जितने भी आप देखिए हमारे कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो सारे मेटालिक केस के अंदर होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि वो सेफ रहेंगे। वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सेस चार्जेस 0 हो जाएगी और एक्सेस चार्जेस दे विल रिजाइड ऑन द सरफेस। तो ये वाला हमारा अंदर वाला पार्ट इंटीरियर डैमेज नहीं होगा इफ़ देयर इज इंटरसेप्शन ऑफ चार्जेस, इज इट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को ही हम इस तरह के जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेम आइडिया वाज हियर। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 28। तो इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से ट्राई करिए एंड आई होप कि जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के सेट के साथ। तो काम करते रहिए और कोई प्रॉब्लम आए तो बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच।